Namaskar, welcome to Ek Samvad at Arunim Ankuran. On the occasion of National Ayurveda Day, 23rd September, we are having a conversation about Ayurveda. Our guest today is Dr. Shubhra Sinha, Bachelor of Ayurvedic Medicine. A very warm welcome to you, Shubhra ji. Thank you for joining us. Thank you so much. Thank you so much for calling on this special occasion. This means to me. It's a pleasure to have you. A word about Arunim Ankuran. This is an initiative for positive social change through self-development. The goal is greater well-being and happiness for all. At Arunim Ankuran, we believe that each person is unique and special in some way, that each person can make a difference, that each person can create an impact. And that's what inspires us to keep going. So National Ayurveda Day has been established on the 23rd of September, giving it a place on the global calendar. The 2025 theme, Ayurveda for People and Planet, highlights the nation's commitment to leveraging Ayurveda for global well-being and addressing modern challenges like lifestyle disorders and stress. It's such a pleasure to welcome Dr. Shubhra Sinha, who is our guest today. Dr. Shubhra Sinha has a Bachelor's of Ayurvedic Medicine and Surgery from Government Ayurvedic College, Jhansi. She has a vast experience of having worked at different places in the country, including Jaipur, Hyderabad, Tata Nagar, and I think currently again she's in Hyderabad. Is that right? Yeah. So, आपका हार्दिक स्वागत है एक संवाद में. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद इतने बहुत अच्छे प्रोग्राम के लिए, जिसको मैं आयुर्वेद से बहुत अच्छे से रिलेट कर पाती हूँ. आपका अरुणिमा अंकुरन, वो बिल्कुल मुझे आयुर्वेद की ही याद दिलाता है, क्योंकि जैसे आपने बोला कि एवरीबडी इज, एक पर्सन अलग अलग है, यूनिक है. हम आयुर्वेद में भी यही मानते हैं कि एक आदमी अलग है, एक दूसरे से अलग है. उसका हम मेडिसिन आयुर्वेद में जब उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो भी हम उसको एक दूसरे को, किसी को भी सिमिलर नहीं मान सकते और ना सिमिलर मेडिसिन दे सकते हैं, क्योंकि वो एक यूनिट अलग ही है. तो इसलिए हम बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे हैं अरुणिमा अंकुरन के साथ. अरे वाह, दैट इज ब्यूटीफुल. तो शुभ्रा जी, सबसे पहले तो आपको आप ये बताइए कि आयुर्वेद के बारे में आपका जो नजरिया है वो क्या है, आयुर्वेद क्या है, और एक भारतीय नागरिक को क्या पता होना चाहिए आयुर्वेद के बारे में. बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने. आयुर्वेद एक हमारी इंडियन पैथी है जो आपके संपूर्ण जीवन में, यदि छोटा सा देखा जाए कि सुबह से लेकर शाम तक आपको कैसे रहना है, आपकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, आपका खान पान क्या होना चाहिए, ये सबका समग्र विज्ञान है, जिसके बारे में आपको यदि आप बीमार हो जाएं, और हमारा आयुर्वेद का जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो भी एक, मतलब वो WHO के बहुत ज्यादा, WHO हमसे बहुत ज्यादा प्रभावित है हमारी उस परिभाषा से. और उसमें ये बोला जाता है, सम दोषा क्षमा अग्नि सम धातु मलय क्रिया. हमारे शरीर में जितने दोष हैं वो सम हो, हमारी सारी क्रियाएं अच्छे से चलें, और हम खाली बीमार होने के समय दवाइयां ना लें, मगर हम, वो पैथी है आयुर्वेद की जो हम स्वस्थ रहें और स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करें, ये तक बताया गया है आयुर्वेद में. तो इसलिए आयुर्वेद इज अ कंप्लीट साइंस. आयुर्वेद अपने आप में एक पूरा लाइफ स्टाइल है, और आप यदि स्वस्थ हैं तो अपने स्वास्थ्य को कैसे रक्षा करें, इसका भी साइंस है. और जब आप बीमार हो तो आप अपने बीमार को, अपने दोषों को कैसे बैलेंस करके रख सकते हैं, ये उसका भी साइंस है. तो आयुर्वेद आप में खाली ये नहीं है कि आप बीमार को कैसे, व्याधि को दूर करने के लिए कैसे उपचार कैसे किया जाए, कौन सी प्रणाली यूज की जाए, कौन सी दवाइयां दी जाए, ये खाली उसका साइंस नहीं है, ये उसका भी साइंस है कि आप मन से, तन से और सामाजिक रूप से कैसे स्वस्थ रहें. तो मुझे लगता है इससे बड़ा कोई योगदान किसी और पैथी का है ही नहीं. आयुर्वेद का जितना बड़ा योगदान है, और हर कोई भी और भी जितनी पैथी हैं सब बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, मगर आयुर्वेद में जिस ढंग से आपको सुबह से उठ के लेके शाम तक क्या क्या चीज करनी है,
और किस ऋतु में हमें दिनचर्या के साथ साथ आयुर्वेद में ऋतुचर्या का भी वर्णन है। किस ऋतु में आपको क्या करना है, किस ऋतु में आपको क्या चीज खानी है। और आयुर्वेद में इवन इतने बारीकी से पहले हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने सोचा है कि ऋतु संधि तक का वर्णन किया है। जो हम आजकल देखते हैं कि बारिश खत्म होने के बाद धीरे धीरे ठंडी शुरू होती है तो बीमारियां ज्यादा होती हैं, उस वक्त हमें क्या खाना है और कैसा सा आहार विहार रखना है, इस तक का विवरण आयुर्वेद में किया गया है। तो मैं मानती हूँ कि आयुर्वेद के बिना तो हिंदू किसी को जीना ही नहीं चाहिए, जिसका देश काल में जैसी चीजें हैं। और आयुर्वेद में बहुत एक अच्छी बात यह है कि आयुर्वेद में कभी भी पुराने वेदाचार्यों ने ये नहीं बोला कि आप यहाँ के नहीं है, या वो मतलब समग्र पूरे विश्व के प्राणियों को, जो जिस भी देश काल खंड में रह रहे हैं, उनके पास जैसा संसाधन है, जैसा वातावरण है, जैसा माहौल है, उस हिसाब से उनको उसका प्रयोग करना चाहिए। तो आयुर्वेद तो एक वास्ट बहुत बड़ा पूरे विश्व वैश्विक कुटुंबकम वाली नीति पे चल रहा है। अरे वाह। जनरली उसका सार ही यही है कि हम इंसान को कैसे स्वस्थ रखें, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से। तो अभी जो आजकल हमारी लाइफ स्टाइल और धीरे धीरे जो चेंजेस हो रहे हैं, हमने बहुत प्रगति कर ली है हर चीजों में, गैजेट सबके हाथ में है। तो धीरे 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 जो ये आहार विहार, आहार माने भोजन, विहार माने हम कैसे बिहेव करते हैं, हमको गर्मी में रहना, सर्दी में रहना, कैसे कैसे चीजों का चेंज होना चाहिए, ये उसका वर्णन भी आयुर्वेद में है। तो आयुर्वेद एक समग्र साइंस है, कंप्लीट साइंस ऑफ लाइफ, हाउ टू लिव, हाउ टू बिहेव। और यदि आप स्वस्थ हैं तो अपने स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करें, ये इसका भी विवरण है। और यदि आप बीमार हो गए हैं तो कौन सा उपचार आपको लेना है, इसका भी विवरण है। तो इसलिए लाइफ स्टाइल का सबसे ज्यादा और सबसे अच्छा विवरण जो है वो आयुर्वेद में ही है। इसमें दिनचर्या कैसी हो और ऋतुचर्या कैसी हो, इन दोनों का विवरण दिया गया है। इसलिए आयुर्वेद इस एक समग्र साइंस है, और इसको अपना के आप बहुत बहुत तरीके से अपने आप को बहुत फिट और हेल्दी रख सकते हैं। आपने दिनचर्या की बात की तो एक मुझे मेरे मन में सबसे पहले यही प्रश्न आ रहा है कि जो दिनचर्या है उसके बारे में थोड़ा बताइए कि कैसे एक नॉर्मल आइडियल दिनचर्या क्या होनी चाहिए। एक्चुअली में अभी जो जैसा चल रहा है माहौल देख के लग रहा है कि दिनचर्या सब लोगों की कार्य प्रणाली बहुत बदल गई है, ज्यादातर इफेक्ट हो गया है। लोग जो अभी भी अच्छे से रह रहे हैं वो अभी भी अच्छा स्वास्थ्य का आनंद ले रहे हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रख पा रहे हैं। तो दिनचर्या में आपका जो सबसे अच्छा होता है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ब्रह्म मुहूर्त में यदि आप उठ लेते हैं, और सबसे पहले हमारे आयुर्वेद में सबसे ज्यादा जिसका डिस्क्रिप्शन है कि आपको पानी बहुत पीना है। आपका शरीर जो है वो पंच तत्व से बना है, जिसमें आधा से ज्यादा आपके शरीर में जल है। और जल को हम ऐसा मानते हैं कि जल आपके पानी जितना ज्यादा आप पिएंगे उतना ज्यादा अशुद्धियां आपके बॉडी से मूत्र के रूप में निकल जाएंगी। तो हम लोग सुबह उठ के आजकल जो चाय का सेवन हो गया है, चाय का सेवन आयुर्वेद में भी बोला गया है, मगर वो चाय नहीं, वो पेय है, पेय बोला गया है उसको। चाय को हमने उसका अपभ्रंश करके अपने स्टाइल से और बहुत सारी चीजें इसमें मिल गई हैं। मगर आयुर्वेद के हिसाब से आप सुबह उठ के सबसे पहले, और आयुर्वेद में जो बोला गया है आपको जो दंत प्रक्षालन करना है वो नीम वाली किसी भी एंटीसेप्टिक, वो अब तरीके से हो गए हैं, आदमी हर कुछ नहीं, सबको नहीं मिल सकता है, मगर जितना ज्यादा हो सके आप बाहरी तत्वों से, जिस चीजों से आपका शरीर बना है उन्हीं चीजों को यदि आप अपने शरीर में लें, विजातीय चीजों को निकालें, तो आप सबसे ज्यादा बैलेंस कर सकते हैं। नींद के लिए बोला गया है कि 6 से 8 घंटे की नींद इज एनफ। और खाना जो भोजन आपका होना चाहिए वो आपका एक तरह से मेडिसिन है। भोजन आपकी एक मेडिसिन है, जो आप खाते हैं वो मेडिसिन है। और आयुर्वेद के हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो किचन है वो एक पूरा का पूरा दवा खाना है। पहले हम लोग बोला करते थे, उन्हें लोग बोलते थे
हाँ, पूरा लोग बोलते थे कि आपको जरा सा जुकाम हो तो आपको हल्दी वाला काढ़ा पी लीजिए, अदरक ले लीजिए। जो हम आयुर्वेद के हिसाब से वो देखें तो जो हमारे किचन में जितनी भी चीजें हैं वो सारी मेडिसिन है, वो आयुर्वेदिक मेडिसिन है सब। जो हम चाय पीते हैं अदरक डाल के, अदरक इज अ त्रिकटु, उसकी सबसे बेस्ट चीज है, बहुत अच्छा डाइजेस्टिव होता है। हल्दी सबसे बढ़िया बेस्ट एंटीसेप्टिक है। नमक हाइपो लो बीपी में सबसे बेस्ट चीज है। तो ये सारी चीजें, और आयुर्वेद में लवण षठ रस का एक उल्लेख आता है कि 6 जो रस होते हैं, हमें ऐसा अपना आहार विहार रखना है जिसमें हमको बैलेंस हो। एक लवण एक रस को ज्यादा और एक रस को कम करके नहीं खाना, हमें सर्व रस, सारे रस हमारे खाने में होने चाहिए। तो जो भोजन करें, और जैसा बड़े लोगों से आपने सुना होगा, वो आयुर्वेद से ही लोग सुन बोल के, मतलब वो सब कुछ आयुर्वेद में वर्णित है कि आप खाना खाते हैं तो आपके उदर के जो है 4 प्रकोष्ठ होते हैं। तो एक प्रकोष्ठ के लिए पानी रखिए, एक के लिए हवा रखिए और 2 प्रकोष्ठ के लिए भोजन रखिए। अरे वाह! और जो हम जैसे खाते हैं वो सारे प्रकोष्ठ भर लेते हैं, उसमें किसी और की गुंजाइश नहीं रखते हैं, तो वो चीज नहीं होना है। तो वो सब चीजों का बहुत अच्छे से आयुर्वेद में बताया गया है। और दिनचर्या में हमेशा ये बोला गया है कि आप कोई भी कार्य करें, कोई भी कार्य करें, उसमें कभी भी मानसिक रोगों का बहुत अच्छा उल्लेख हमारे दिनचर्या में किया गया है। कोई भी कार्य करने से पहले उद्वेलित ना हो, इन सब चीजों का भी उल्लेख आयुर्वेद के आयुर्वेदाचार्यों ने किया है। कोई भी कार्य करें, कोई भी चीज उद्वेलित होके मत करें। ये दुनिया जो है वो ब्रह्मांड है और आप एक मिनी ब्रह्मांड है। जो चीज आप बाहर से ले रहे हैं वो सब शरीर में आपके आ रही है। बुरा बहुत ज्यादा मतलब दिनचर्या में यहाँ तक का बताया गया है कि आप वर्षा ऋतु में कौन सा चीज दंड धारण करें, छाता धारण करें, वो आपको लेके चलना चाहिए। यहाँ तक का आयुर्वेद में मतलब आपको बेसिक बेसिक चीजें भी बताई गई हैं। तो दिनचर्या का बैलेंस होना चाहिए आपकी चीज उसमें। और जैसा आयुर्वेद में की संहिताओं में बताया गया कि हमारा शरीर जो है 3 दोषों से बना हुआ है। 3 दोष वात, पित्त और कफ मेन है, जिनका इम्बैलेंस होना ही बीमारी दिखा देता है। यदि वात बढ़ गया तो हमारे शरीर में बहुत पेन होगा, पित्त बढ़ गया तो हमें इंडाइजेशन होगा, कफ बढ़ गया तो हमारा शरीर स्थूल हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगेगा। तो ये सब चीजों का, इन सब का बैलेंस जो है वही आयुर्वेद है, और उसी को हम प्रकृति कहते हैं। आपकी प्रकृति कैसी है, जो आपको बैलेंस करना है। बीमारी कुछ नहीं है, केवल त्रिदोषों का इम्बैलेंस इज अ व्याधि। और ये अब हम समझते हैं, मगर अब धीरे धीरे जो लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है, लोग देर से सो रहे हैं, कुछ भी खा ले रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो इसीलिए धीरे धीरे हम वापस उसी दिनचर्या की तरफ आ रहे हैं जो कि हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने बताई है। इसलिए कोशिश ये करना है कि हमको जो बोला गया है, और आयुर्वेदिक डॉक्टर को मैंने एक चीज और अपने प्रैक्टिस में देखी कि उसको बहुत ज्यादा लोग सीरियस नहीं लेते। उसकी दूसरी वजह यह है कि हम ही अपने आप को सीरियस नहीं लेते हैं। बहुत सारे अभी ये पैथी बहुत ज्यादा पिछले 10-12 सालों में एकदम से अच्छी लोगों का विश्वास बढ़ा है, और स्पेशली कोरोना के बाद से तो ज्यादा विश्वास बढ़ा। और लोगों ने देखा है कि आयुर्वेद की मेडिसिन से और केवल छोटे छोटे काम कर लेने से ही हम काफी स्वस्थ रह पा रहे थे उस टाइम पे भी। तो इसलिए आयुर्वेद एक समग्र विज्ञान है, और अपने को स्वस्थ रखना है तो छोटी छोटी चीजों का, जो दिनचर्या का, हमारी नींद अच्छी हो, हमारा खान पान अच्छा हो, और आपका बॉडी आपको बता देती है जब कभी भी कुछ गलत जाता है, आपकी बॉडी उसको बता देती है, उसको अवॉइड नहीं करना है। वो जो अलार्म बजते हैं आपकी बॉडी में, वो कभी अवॉइड मत करिए। ये आयुर्वेद में बहुत बारीकी से समझाया गया ये चीज कि आप उसको अवॉइड मत करिए। तो आयुर्वेद इज अ समग्र पूरा एक अपने आप में विज्ञान है, और उसको यदि आप ज्यादा से ज्यादा आयुर्वेदिक के डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, मिलेंगे, टाइम देंगे, तो वो आपको डिटेल में आपकी बॉडी के हिसाब से बताएगा कि आपको कैसे रहना चाहिए। तो दिनचर्या, आप कई बार, मैं तो जनरल पब्लिक से यही एडवाइस करूंगी कि आप स्वस्थ हैं, बहुत अच्छी बात है। यदि आप बीमार हैं तब तो आप डॉक्टर के पास जाते ही हैं, मगर आप यदि स्वस्थ हैं तब भी आप आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाइए।
और उससे ये पूछिए कि मैं अपने स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करूं। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है हमारे आयुर्वेद में कि स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम विकारस्य विकार प्रशमनम, ये दोनों उद्देश्य हैं आयुर्वेद के। तो आप स्वस्थ हैं, आप कितने दिन स्वस्थ रहेंगे ऐसे माहौल में, उसके लिए भी आपको आयुर्वेद की जरूरत है। और यदि आप व्याधि ग्रसित हैं तो भी आपको आयुर्वेद की जरूरत है। ऐसा लग रहा है कि आप बोलती जाइए और हम लोग ग्रहण करते जाएं आप जो बोल रही हैं। मुझे ये बताइए, जो आपने कहा रस, कितने अलग अलग प्रकार के रस, एक तो उसके बारे में बताइए और फिर थोड़ा सा इस पे बताइए कि हमें जैसे ये कैसे पता चलेगा कि हमारी कौन सी प्रवृत्ति है, जैसे वात पित्त। हाँ, बढ़िया, बहुत अच्छी बात। पहले मैं रस पे बात करती हूँ। हमें आयुर्वेद में षट रस का वो बताया गया है। 6 रस होते हैं, कटु, तिक्त, कसाय, अम्ल, लवण और मृदु। हम्म, ठीक है, ये रस होते हैं। और हमारे खाने में और कुछ कुछ ऋतु के हिसाब से हमें कुछ चीजों का प्रयोग ज्यादा उस ऋतु में करना होता हम्म, है ना। जैसे कि अब हम लवण, लवण है जिसमें आंवला में होता है लवण, हम्म, हमको वो हर ऋतु में फायदा करता है। हाँ, कुछ कुछ चीजों का बताया गया कि वो हर ऋतु में फायदा होता है, हम्म, उसको जरूर लेना है। और मृदु रस का मतलब ये नहीं होता कि जो मीठा हो, वो दैट इज नॉट मृदु। हम्म, अम्ल तो वो है, मृदु तो है, मगर मृदु का मतलब होता है जो सॉफ्टली, जल्दी से, आसान से पच जाए, दैट ओके, इज मृदु। हम्म, जो बहुत आसानी से पच जाए। तो हमें जो भी वो भोजन लेना है उसमें इन सबका बैलेंस होना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि जब बारिश के बाद और वर्षा ऋतु के बाद जब शिशिर का आगमन होता है तो 15 दिन जो ऋतु के होते हैं, वर्षा ऋतु के, और 15 दिन इस ऋतु के, एक हफ्ता उस पिछली ऋतु का जो जा रही है और जो आने वाली है उसका एक हफ्ता, वो मिलके 15 दिन जो है वो ऋतु संधि बोली जाती है। तो हमें एक खान पान छोड़ना होता है और दूसरे आने वाली ऋतु का खान पान ग्रहण करना होता है। तो उसमें आपको क्या क्या खाना है, क्या क्या लेना है, ये आप किसी भी आयुर्वेद के पास जाके इसका भी ज्ञान लें कि हमें क्या। क्योंकि जनरली आप देखिए पुराने लोग बोला करते थे ना, इस टाइम पे हाँ, ये मत खाओ, ये मत करो, वो सब पुराने लोगों ने वो सब चीजें रूटीन में उनके दिनचर्या में शामिल हो गई। इसलिए हाँ, हम अभी कहते हैं ना कि आयुर्वेद तो एक दिनचर्या है, वो एक लाइफ स्टाइल है। हम्म, और यदि आपको उसका कम है तो अब तो नेट पे सब कुछ अवेलेबल है, मगर स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करना बहुत जरूरी। तो 6 रस हैं जिनका बैलेंस करके हमारे भोजन में होना चाहिए। और दूसरा आपने कुछ पूछा था, हाँ, वात पित्त और बात, हाँ, ये हम हमें लोग प्रकृति, कैसे पहचाने, कैसे हाँ, पहचाने? ये प्रकृति के लिए बोला गया है कि हमारे शरीर में जो बहुत लोग, इसका बहुत अच्छा विवरण किया गया है आयुर्वेद में कि वात प्रकृति वाला आदमी कैसा होगा। जो जनरलाइज बात कही गई है वो ये है कि आयुर्वेद में जो बहुत, हम जिसको बहुत दुबला देखते हैं, जनरली वो वात प्रकृति होता है। हम्म, जो थोड़ा उग्र स्वभाव होता है, जिसके चेहरे पे बहुत थिन होगा और बहुत उग्र स्वभाव होगा, दैट इज पित्त प्रकृति होता है। हम्म, और जो थोड़ा स्थूल होगा, मोटा होगा, वो कफ प्रकृति होगा। ये जनरलाइज क्राइटेरिया है। ऐसा नहीं है कि सबके ऊपर ही लागू होता है, मगर ये जनरलाइज क्राइटेरिया होता है। जो बहुत सांवले लोग होते हैं, दैट इज कफ वात पित्त प्रकृति के लोग बोले जाते हैं। जो बहुत गोरे होते हैं वो वात कफ प्रकृति के लोग बोले जाते हैं। जो बहुत लीन थीन दुबले होते हैं, दैट इज वात पित्तज प्रकृति के बोले जाते हैं। तो ये जनरलाइज ऐसी प्रकृतियां डिफाइन हैं। और फिर उनकी जो अब हम हिस्ट्री लेते हैं, कोई पेशेंट आया तो उसकी हिस्ट्री लेते हैं, तो वो कहाँ का रहने वाला है, हम्म, क्या क्या खान पान उस एरिया के हैं, उसकी वजह से हम उसकी प्रकृति डिसाइड करते हैं। और उसको ज्यादातर कौन सी व्याधियां होती हैं, जिसको किसी को बहुत ज्यादा सिर दर्द रह रहा है, बहुत दुबला है, बहुत सिर दर्द होता है, बहुत बॉडी एक होता है, वो वात प्रकृति ज्यादा हो सकता है, क्योंकि पेन के लिए वात ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। किसी को इनडाइजेशन बहुत ज्यादा होता है, पचता नहीं है, थोड़ा सा खा लिया और पाचन खराब हो गया, तो हम उसको बोलते हैं ये पित्त प्रकृति है, इसका पित्त ज्यादा, पित्तज प्रकृति है। किसी का डाइजेशन बहुत कमजोर होता है तो उसको पित्त बहुत कम फॉर्म होता है। तो हम इस तरह से डिसाइड करते हैं उसकी वो लेके। तो ये वात पित्त कफ से हम प्रकृतियां डिसाइड करते हैं, और उसी प्रकृति को डिसाइड करके फिर मेडिसिन दी जाती है, पूरी हिस्ट्री लेके कि उसको। इसलिए किसी भी एक आदमी की डाइट और दवा का मात्रा, डोज,
वो किसी दूसरे से बिल्कुल सेम नहीं होता है। यदि कोई भी डॉक्टर यदि आयुर्वेद में ऐसे बोले कि नहीं ये जनरलाइज हो गया है, किसी भी बहुत जनरली बहुत जो बीमारियां पुरानी हैं उनका इलाज कभी भी ऐसा नहीं होता जो जनरलाइज कर दे हमने ये दवा खाई आप भी खा लीजिए या जनरलाइज, ऐसा कभी नहीं होता। उसको हमें एक स्पेशल फॉर्मूला बना के ही उसको मेडिसिन देना पड़ती, तभी वो कारगर है। अदरवाइज तो ऐसे एक जन ने सेरेडॉन खा ली, दूसरे ने भी खा ली, सिर दर्द ठीक हो गया, तो मगर हम उसकी रूट कॉज तक नहीं पहुंचे बिल्कुल कि वो कैसे ठीक होगा। तो वो जनरलाइज काम तो कर रहे हैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का ये है कि हम बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड हैं, ओवर पॉपुलेटेड हैं, और सब लोगों तक ये उपचार और ये मेडिसिन मेडिकल की जो फैसिलिटी है ना, चिकित्सा का, वो मिल नहीं पाता। तो आधे से ज्यादा लोग दवाओं और एलोपैथ की दवाएं बिना पूछे खा के ही बीमार ज्यादा हो, क्योंकि वो वहां तक पहुंच नहीं पाते। हमारा चिकित्सा सबके लिए उपलब्ध नहीं है और इतनी महंगी है कि वो कर नहीं पाते। तो जो समय के साथ जो अभी दिनचर्या वाली बीमारियां होती हैं ना, वो सारी ठीक करने के चक्कर में हम एक नई बीमारी भी पाल लेते हैं, क्योंकि हमने अनजाने में खूब सारी एंटीबायोटिक डॉक्टर से पूछ के दवा से लेके खा ली, और हमने उसको तो ठीक कर लिया, मगर हमने अंदर अपने 4 रोग और बैठा लिए, जो कि शायद आगे जाके बहुत तकलीफ देने वाले। आपने अपनी किडनी को इफेक्ट कर लिया, आपने अपने लिवर को इफेक्ट कर लिया। वो सारी चीजें, वो आयुर्वेद वो बताता है कि आपको चीजों के लिए, हर चीज के लिए बहुत सारी मेडिसिन नहीं है। आयुर्वेद में एक बहुत अच्छा कहावत है कि आप यदि अपने जो जाड़े में बीमारी होती है उसको, जुकाम बुखार को हम आयुर्वेद में प्रतिश्याय बोलते हैं, वो बीमारी आप दवा खाएं, कोई भी एलोपैथ की दवा खाएं तो 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगी, और ना खाएं तो 1 सप्ताह में ठीक हो जाएगी। तो इसलिए हम बहुत ज्यादा उसके चीजों को खराब करने में, अपना शरीर खराब करने में खुद भी रिस्पॉन्सिबल बहुत ज्यादा है। और ये लाइफ स्टाइल है, क्योंकि हमें जल्दी ठीक होना है, समय नहीं है, टाइम नहीं दे पा रहे हैं। और कुछ चीजें जो होती हैं जो समय के साथ ही ठीक होती हैं, और फिर कुछ इनको देखने के लिए अभी आयुर्वेद में काफी अच्छा वो हुआ। अभी पिछले दिनों एक ब्रिक्स का बहुत अच्छा वेलबींग आयुर्वेद का एक सेमिनार हुआ था, उसमें इसी बात पे ब्रिक्स के सारे देशों में बात हुई थी। इसमें इंडिया का भी एक पॉइंट था कि हम कैसे अपनी लाइफ स्टाइल और वेलबींग को बेहतर करें। तो हम जाने जा रहे हैं, दुनिया में जाने जा रहे हैं, हम ऐसा नहीं है। यस, ये आपने जो सब हम लोग को बताया, तो जो एक तो ये बहुत, शायद मुझे लगता है आयुर्वेद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम लोग उसको बिना समझे ही सोच लेते हैं कि अरे नहीं बहुत इलाबोरेट है, बहुत लंबा है, उसमें काढ़ा देंगे, ये देंगे, इससे अच्छा है कि नहीं। आप तो इसलिए ये जो धारणा है हम सबके जहन में ही है कि बहुत टाइम लगता है ठीक होने में, और वो आपको मतलब स्लो प्रोसेस है एक तो, और दूसरा ये कि ऐसा नहीं है कि टैबलेट खाली आसान, सुविधा नहीं है उसमें। इस बात नहीं के बारे में अभी मिथ और फैक्ट। एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल। मगर अभी जो R&D काम हो रहा है आयुर्वेद की मेडिसिन पे और दवाओं पे, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस है, हाँ, ऐसा नहीं है। कुछ चीजें हैं आपको जो बहुत, हमारे आयुर्वेद में हम बीमारियों को 3 तरीके से देखते हैं, एक साध्य, एक असाध्य, एक याप्य। साध्य जिनको हम मेडिसिन से ठीक कर लेते हैं, एक असाध्य जो हम मेडिसिन से बहुत मुश्किल से ठीक होती हैं या कभी ठीक नहीं होती जब तक दवा खाएं। एक होती है याप्य, जब तक आप दवा खाएंगे तब तक ठीक रहेगी, और जब दवा बंद कर देंगे तो वापस आ जाएगी। ओह अच्छा। ये तरीके की बीमारियां होती हैं। हम्म। और इनको, इनमें, और यही सेम कैटेगरी है एलोपैथ में भी है। आप किसी चीज में भी दवा खाएंगे ठीक हो जाएगा बहुत लंबे। और हमारे हिसाब से जो एलोपैथ में और की जो एलोपैथ में और आयुर्वेद में एक बहुत बड़ा लोग समझते हैं फर्क, पता नहीं क्या, हाँ हाँ, आयुर्वेद को सब चूरन चटनी समझते हैं और एलोपैथ को राइट। हाँ, ये समझते हैं। उसमें कोई केवल मेडिसिन का डिफरेंस है, केवल मेडिसिन का डिफरेंस है। उनकी जो मेडिसिन है वो किसी ना किसी केमिकल से सिंथेसाइज होती है, हम किसी ना किसी प्लांट से लेते हैं। और ऐसा नहीं कि हमारे में प्लांट केमिकल नहीं है, हमारे में जो मेटलर्जी के जो रस शास्त्र आयुर्वेद में पढ़ाया जाता है उसमें बहुत, उस रस, जो रस शब्द है वो ही पारद से लिया गया। पारद का सैनोनिम होता है रस। हम पारद को, आप सोचिए पारद जो है वो एक बहुत बड़ी, ऐसे कोई खा ले तो मरी जाए, हम उसको दवा में प्रयोग करते हैं, उसका बहुत तरीके से शोधन करने के बाद।
तो ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद में साइड इफेक्ट नहीं होते। आप गलत चीजों को गलत तरीके से खाएंगे, साइड इफेक्ट आएगा। ये बिल्कुल गलत धारणा है कि आयुर्वेद में साइड इफेक्ट नहीं है। आप गलत तरीके से कुछ भी खा लेंगे तो नुकसान तो होगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर ये साथ में जरूर है कि वो उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा जितना आप किसी एलोपैथी एक्सपायरी डेट की दवा खा लेंगे तो। और इम्पैक्ट तो आता ही है, ऐसा नहीं है। और ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जो कई बार गलत दवा खा लेते हैं तो उनका लिवर डैमेज हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है। तो आयुर्वेद में भी ऐसा है, ऐसा नहीं है। मगर हर चीज का एक बैलेंस है। वो आप कहीं भी जाएं, आप यदि आयुर्वेद को ऐसा सोचेंगे कि कुछ भी खा लिया, कुछ भी कर लिया, मगर ये एक पैथी है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी कर लिया और कुछ भी हो जाएगा। तो वो भी एक तरीका है, उसी तरीके को फॉलो करके खाना पड़ेगा और उसी तरीके को फॉलो करके ही आपको रहना पड़ेगा। आप अभी आयुर्वेद के नाम से जो बहुत सारे इंस्टीट्यूट खुल गए हैं, जो आप बहुत बड़ा एक पतंजलि का है, कोटक्कल का है, बहुत ज्यादा, वो लोगों को अभी भी बहुत असाध्य बीमारी जैसे कि एक अर्थराइटिस है, अर्थराइटिस को बोला जाता है जो आम बात हड्डी की बीमारी है, या शरीर के बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको असाध्य मानते हैं। वो जनरली मेडिसिन खाई, दर्द ठीक हो गया और हो गया। और जितनी भी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बीमारियां हैं जो वात व्याधि में गिनी जाती हैं आयुर्वेद में, उन सब का जो ट्रीटमेंट होता है वो हम खाली मेडिसिन से नहीं करते हैं। हम उसमें एडमिट करते हैं, उसका जो पंचकर्म एक प्रक्रिया जो आयुर्वेद में मानी कही गई है, उसका पूरा प्रयोग करते हैं। फिर आपका पूरा सिस्टम का शोधन करते हैं, पूरे सिस्टम को हम क्लीन करते हैं, आपकी सारी दोष जहां जहां बैठे हैं उनको खींच के निकालते हैं। तो वो सब चीजें यदि आप करके नहीं करेंगे तो फिर वही होगा कि आपने दवा खा ली, ठीक हो गए, फिर वापस से वो परेशानी आ गई। तो इसलिए आयुर्वेद का जो सिस्टम है बहुत अच्छे से अब बढ़ रहा है, मगर लोगों में धीरे धीरे पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। और वो आदमी पेशेंस तब रखता है जब वो इस हालत में पहुंच जाता है कि अब इसके सिवा कोई चारा नहीं है। तो इसलिए शुरू से मेरा कहना है कि आप शुरू से अपने को उस तरफ मत ढकेलें कि आपको बहुत ज्यादा लंबे समय तक फिर ट्रीटमेंट लेना पड़े। और आयुर्वेद में भी शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट है, हर चीजों का शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट भी है। ये बहुत अच्छी बात बताई आपने, बिकॉज ये जो भ्रम है, बहुत सारे भ्रम है एक्चुअली, जो कोई एक्सपर्ट ही हम लोग को बता सकता है कि ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप खाली बीमार वो है, शॉर्ट टर्म नहीं है, बिल्कुल है, ट्रीटमेंट भी है। और ये भी बात है कि उसका साइड इफेक्ट भी है। आप आयुर्वेद में ये नहीं कह सकते कि साइड इफेक्ट नहीं है। आप गलत खा लेंगे तो क्या साइड इफेक्ट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो साइड इफेक्ट भी होता है, इसीलिए इसको बहुत तरीके से और उसकी प्रकृति के हिसाब से बना के हमको मेडिसिन और उसकी मात्रा डिसाइड करके देनी पड़े। ये जो आपने बताया पंचकर्मा, इसके बारे में थोड़ा बताइए कि ये क्या थेरेपी है, किनके लिए लागू होती है और कितना टाइम लगता है, एग्जैक्टली किस तरीके से की जाती है? हाँ, पंचकर्म एक बहुत बढ़िया साइंस है। ये एक शोधन प्रक्रिया है आयुर्वेद में जो बोली गई है। ये 5 तरीके के कर्म होते हैं। स्नेहन माने बॉडी को हम लुब्रिकेट करते हैं। स्वेदन, उसको स्टीम देके जितने पोर हैं आपके बॉडी में स्वेदन करके पसीना लाके आपका हीट देके, आंतरिक भी और बाह्य भी, उससे आपकी बॉडी में जितने भी दोष हैं उसको उस ढंग से निकाला जाता है। स्नेहन, स्वेदन, वमन, वॉमिटिंग, आपके एलिमेंट्री कैनाल में जितने भी दोष हैं उसको हम वमन के द्वारा निकालते हैं। विरेचन, जितना लोअर आपका सिस्टम है उसको विरेचन परगेटिव देके मोशन करा के आपका गट को क्लीन करते हैं। जैसे अभी कहा ही जाता है कि सारी बीमारियां जो है वो गट से स्टार्ट होती हैं, वहीं से शुरू होती हैं। और एक होता है रक्त मोक्षण। यदि कहीं पे भी स्किन की जो बीमारी है या कुछ भी ऐसी परेशानी है जो आपकी स्किन से रिलेटेड है और ठीक नहीं हो रही, तो हम उसमें, आपने सुना होगा जोंक, या हम उससे उसका लिंच होती ना, लिंच, हाँ, लिंच को, स्किन की जो प्रॉब्लम है, मेन तरीका जो है रक्त मोक्षण का, वो स्किन की डिजीज के लिए ज्यादा दिया जाता है। तो और एक है शिरोधारा, शिरोविरेचन, वो हम हेडेक, जितनी शिरो रोग होते हैं, मानसिक रोग हैं, शिरो रोग हैं, उनके लिए यूज करते हैं। तो ये एक पूरे 5 और 6 कर्म होते हैं जिसको हम स्टेप वाइज स्टेप करते हैं। इन सब में 2-2, 3-3 दिन का टाइम लगता है। और ये हम एक किसी ना किसी डॉक्टर और सुपरविजन, किसी उसके डॉक्टर के सुपरविजन में हॉस्पिटल में ही करते हैं। अच्छा। इसके लिए डिफरेंट मेडिसिन दी जाती हैं और इसमें कम से कम 15 दिन लगता है।
पूरी क्लीनिंग हो रही है। हाँ, मगर अब धीरे धीरे आपने सुना होगा ना, नया टूरिस्ट और स्पा और टूरिस्ट और ये सारा चीजें मेडिसिन से ऐड की जा रही हैं, जो उसमें इसका बहुत अच्छा यूज केरल में बहुत अच्छे से यूज होता है इसका। तो वो प्रणाली है जो आपके बॉडी को पूरा क्लींजिंग करती है। तो ये एक संवाद हम लोग कंक्लूड करें, उसके पहले एक मैसेज दे दीजिए हमारे जो सुनने वाले श्रोता हैं उनके लिए। मैं अरुणिमा अंकुरन के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई देती हूँ आयुर्वेदिक डे के ऊपर, और सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने शरीर को, ये भगवान का मंदिर है, इसको कुछ भी अनाप शनाप खा के गलत सलत तरीके से यूज करके बिल्कुल दूषित ना करें। जो भी खाएं सात्विक हो, जो भी खाएं अच्छे मन से खाएं। आप भले ही नॉनवेज खाने वाले हैं या वेज खाने वाले हैं, जो भी खाएं अच्छे मन से खाएं, और कोशिश करें अपने पेट से आधा पेट खाएं। जो चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगे समझ लीजिए कि वो आपको ज्यादा तकलीफ देने वाली है। जो आपके स्वाद को बहुत अच्छी लगने वाली है वो आपके शरीर को बहुत ज्यादा तकलीफ देने वाली है। तो इसलिए उसको उतना ही खाएं जितना में आपका स्वाद बना रहे, मगर स्वास्थ्य खराब ना हो। तो मेरी ये सबसे ये गुजारिश है कि सब लोग स्वस्थ रहेंगे तभी स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होगा और हम एक दूसरे के लिए को मदद कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। तो शुभ्रा जी, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इतनी सारी आपने जो बातें बताई हैं हम लोग को, मुझे लगता है अपनी ओर से भी और जानने की कोशिश करनी चाहिए हम सबको, क्योंकि ये हमारे देश हाँ, की बिल्कुल धरोहर है बिल्कुल आयुर्वेद। बिल्कुल, ये सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करें उसके लिए, और सबसे अच्छा कंट्रीब्यूशन ये होगा कि हम उसको अपनाएं। हाँ बिल्कुल। सबसे अच्छा कंट्रीब्यूशन ये होगा कि हम उसको अपनाएं। बिल्कुल बिल्कुल। अरुणिमा अंकुरन के एक संवाद में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू। थैंक यू सो मच।